दोस्तों, मैं अमित अनिल चंद्र शाह। मेरा जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो न केवल राजनीति में मेरे योगदान को दर्शाता है बल्कि मेरे व्यक्तिगत संघर्षों और उपलब्धियों को भी उजागर करता है। दोस्तों, मेरा जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक गुजराती वैश्य परिवार में हुआ। दोस्तों, मेरी प्रारंभिक शिक्षा ने मुझे दृढ़ता और मेहनत का महत्व सिखाया, जिसे मैंने आगे बढ़कर अपने करियर में अपनाया। दोस्तों, मैंने CU शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में BSc किया, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मैं अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हुआ। हमारा व्यवसाय प्लास्टिक पाइप का था, जो मुझे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहने का अवसर प्रदान करता था। लेकिन राजनीति में मेरा रुझान हमेशा से था, जो छात्र जीवन में RSS और बाद में ABVP से जुड़ने के दौरान विकसित हुआ। 1987 में मैंने भाजपा से जुड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे संबंध उस समय से और भी मजबूत हुए, जब वे गुजरात में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर थे, खासकर 2002 में मुख्यमंत्री मोदी के साथ काम करते हुए। दोस्तों, 1997 में मैंने पहली बार सरखेज सीट से विधायक बनने का गौरव हासिल किया और इसके बाद लगातार कई बार विधायक चुना गया। 2014 में हुए आम चुनावों में मेरी रणनीति ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण मुझे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में मैंने कई विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे अनुच्छेद 370 का हटाना। दोस्तों, मैं अभी आपको धारा 370 के बारे में बताता हूं विस्तार से। 5 अगस्त 2019 का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना। उस दिन संसद में मैंने जो भाषण दिया, वह न केवल धारा 370 के हटने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भारतीय एकता और अखंडता के प्रति एक शक्तिशाली संदेश भी प्रस्तुत करता है। जैसे ही मैंने यह कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा, पूरे हॉल में एक भव्य समर्पण की भावना छा गई। मेरा यह बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था, अब एक बाधा के रूप में देखा जा रहा था। मैंने जोर देकर कहा कि यह एक अस्थायी प्रावधान था और इसे हटाना भारतीय संविधान के अनुरूप है। दोस्तों, संसद में मैंने कहा कि यदि कश्मीर को खोने के डर से धारा 370 बनाए रखी जाए तो यह तुष्टीकरण होगा। इस प्रकार मैंने न केवल राजनीतिक स्थिति को चुनौती दी, बल्कि देश के हर नागरिक को एकजुटता के मूल्य के प्रति सजग भी किया। इस भाषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू था मेरा विपक्ष को चुनौती देना। मैंने कहा, देश हित में यह फैसला लिया गया है और इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। क्या एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? यह वाक्य सुनते ही हर किसी को यह एहसास हुआ कि यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि देश के भविष्य का महत्वपूर्ण फैसला था। दोस्तों, मैंने संसद में बार बार इस बात पर जोर दिया कि यह कदम देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। मेरा जान दे देंगे वाला बयान जोश और प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। यह वाक्य न केवल मेरे नेतृत्व को दर्शाता है, बल्कि भारत की भावना और अविरलता को भी प्रकट करता है। यह भाषण एक नई दिशा का आगाज था, जिसने कश्मीर की स्थिति को पुनर्परिभाषित किया। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। इस भाषण की गूंज आज भी समाज में सुनाई देती है। इसे एक प्रेरक उद्घोषणा के रूप में देखा जाता है, जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इसने न केवल सरकार की नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे देश में एकता के भाव को भी उत्प्रेरित किया। यह भाषण एक ऐतिहासिक क्षण बना, जिसने न केवल राजनीतिक भूगोल को बदला, बल्कि लोगों के दिलों में एक नया आत्मविश्वास भी भर दिया। नागरिकता संशोधन कानून, इनके साथ ही भाजपा को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में मेरी भूमिका अविस्मरणीय है। दोस्तों, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी पत्नी सोनल और पुत्र जय शाह का विशेष महत्व है, जो वर्तमान में BCCI के सचिव हैं। 2010 में मुझ पर शहाबुद्दीन एनकाउंटर केस लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन 2018 में CBI कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी। मुझे विपक्ष द्वारा बोला गया था कि आप मोदी जी के खिलाफ बयान दे दीजिए, लेकिन मैंने नहीं दिया। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम एक ऐतिहासिक क्षण है, जो न केवल स्थानीय भक्तों के लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। मैंने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति ने
इस कार्यक्रम को खास बनाया। लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट इस पवित्र स्थल के विकास के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें से 883 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए और 165 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए गए हैं। भूमि पूजन के इस अवसर पर साधु संतों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से इस कार्य की शुभता को और भी बढ़ा दिया। पूरे देश से आए साधु संत मंदिर के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त कर रहे थे। यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन गया है, जहां श्रद्धालुओं ने भव्यता और भक्ति के साथ भाग लिया। यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग एकत्रित हुए। भूमि पूजन के मौके पर उपस्थित जनसमूह ने मंदिर के महत्व को महसूस किया और अपनी भक्ति की भावना को साझा किया। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस समारोह में भाग लिया और मां जानकी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थलों में से एक होगा, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी बनेगा, जो स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास का माध्यम बनेगा। इस विशाल परियोजना का लक्ष्य मां जानकी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। यह मंदिर भक्तों को न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंदिर के निर्माण के साथ साथ उस क्षेत्र का समग्र विकास भी संभव होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि धार्मिक स्थलों का विकास न केवल आस्था का विषय है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को सुधारने का भी एक साधन है। मां जानकी के प्रति हमारी आस्था का यह प्रतीक देश भर में विकास और एकता का संदेश फैलाने का कार्य करेगा। इस प्रकार मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन समारोह केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का आरंभ है।